वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर दुमन क्लासेस। आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ, जिसका नाम वॉइस है। इससे पहले मैंने वॉइस में पास्ट एंड डेफिनेट टेंस तक बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, तभी आपको यह वीडियो संपूर्ण रूप से समझ में आएगी। और मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लेट आने के कारण। अब इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दूंगा, एक सप्ताह में एक वीडियो पक्का आएगा। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो और देखते हैं वॉइस का अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझें, ताकि आपको वॉइस का हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए। चलिए देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉइस में, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना है, आप चाहें तो आप हेडिंग लगा सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉइस में, ठीक। चलिए मैं आपको वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के टोटल कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताऊंगा। चलिए तो आप अगर हेडिंग लगा लिए हैं तो लिखा जाए। देखिए क्या समझिए, पहले हम समझते हैं कि जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या हो गया, देखिए रहा था, रही थी और रहे थे, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो गया। हम इससे पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो हिंदी का वाक्य होगा वो लिखा होगा तो वो कौन सा टेंस है। यदि रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, लेकिन तभी होगा जब उसमें कोई ना कोई क्रिया हो तब, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्रिया के अंत में, ठीक है। क्रिया के अंत में याद रखना है, क्रिया होना चाहिए, कोई ना कोई काम करने का बोध होना चाहिए। चलिए और एक और चीज़ आगे का, चूँकि वॉइस है तो वॉइस में हमेशा हम कर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं और इसमें जो भी बातें की जाती है वो कर्म के लिए बातें की जाती हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे आगे देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है, राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा था। पहले तो आप इसको लास्ट में देखें तो रहा था लगा हुआ है, जिससे हमें ये समझ में आ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे द्वारा लगा हुआ है, इस द्वारा से ये समझ में आ गया कि ये वॉइस है, क्योंकि वॉइस में कोई भी व्यक्ति खुद कार्य नहीं करता बल्कि किसी के द्वारा करवाता है। यानी कि द्वारा लगा होगा 100%, या तो द्वारा लगा होगा या किसी और के द्वारा किसी काम को करने का बोध होगा। चलिए देखिए, लिखा हुआ है राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा था। अब इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मुझे पता है कि हम जब वॉइस पढ़ रहे हैं और अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते आ रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि वॉइस में हमेशा पहले हम कर्म का इस्तेमाल करते हैं और कर्म को देखते हैं। वॉइस में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिए। यदि ना पता हो तो आप याद कर लीजिए, सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं वॉइस में। ये बात अभी नोट कर ले। चलिए अब आगे देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम इस सेंटेंस में, पूरे इस वाक्य में हम ये ढूंढेंगे कि कौन सा है जो इसमें कर्म है, कौन है जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लिखना है और ये बात आगे आपको पता चल जाएगी। देखिए ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है इसमें, देखिए ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई वस्तु हो। इसमें कौन सी वस्तु है, तो ये देखिए पत्र। तो पत्र एक आपकी क्या है, एक वस्तु है। अब चूंकि हम पत्र को गिन सकते हैं, यदि हम पत्र को गिन सकते हैं तो उसके पहले ए लगाएंगे, नहीं गिन सकते हैं तो ए नहीं लगाएंगे, और अगर कोई खास नाम है तो उसके पहले द लगाएंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले पत्र का लिख दिया, ए लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका लिखना है था, थी का।
तो था थी का मैंने क्या लिख दिया, वाज वेयर। ओके, और इस रहा के लिए क्या लिख दिया, रहा के लिए बिंग लिख दिया। ठीक है, अब आगे बचा क्या, तो यहाँ तक तो हो ही गया भाई, और इसका तो पत्र का हो ही गया। लिखना देखिए, अब डायरेक्ट हमको बचा लिखना, तो लिखना क्या होता है, राइट, तो मैंने राइट लिख दिया। और यहाँ पे एक पॉइंट और है कि वॉइस में हमेशा कोई भी टेंस हो, वॉइस अगर पढ़ रहे हैं आप, कोई भी टेंस हो, क्रिया का तीसरा रूप ही होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है मैंने रिटेन, मतलब क्रिया का तीसरा रूप लिखा है, राइट का थर्ड फॉर्म। चलिए उसके बाद देखिए इसका भी हो गया, और इस ध्यान से क्या बच गया, किसका, इस राम का बच गया। देखिए अब राम को तो सबसे लास्ट में लेके जाना है, क्योंकि हमने देखिए जो कर्म था उसको पहले कर दिया, तो अब ये सब्जेक्ट जो है वो कर्म की जगह जाएगा। लेकिन इसको, इस सब्जेक्ट को कर्म की जगह लेके जाने के लिए देखिए क्या है, एक गाड़ी है, गाड़ी का नाम है द्वारा, तो इस द्वारा का मीनिंग क्या होगा, तो द्वारा का होता है बाई, तो बाई लिख दिया मैंने। और इस राम का क्या होता है, राम का राम होता है, मैं लिख दिया। फिर से एक बार समझिए, मैंने क्या बोला, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई राम। ओके, चलिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सर बनाया कैसे गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, मुझे पता है आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब आप नहीं पढ़े हो, तो अगर पढ़ के रखा है तो देखिए बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं नीचे बताता हूँ कि कैसे ये बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, देखिए। तो अब मैंने ये तो देख लिया, अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट जो देखते हैं वो देखते हैं हम ये। ठीक है, अनुवाद बनाने का नियम क्या है। और एक चीज़ और, कौन सा टेंस हम पढ़ रहे हैं, वॉइस में पढ़ रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इसको तो दिमाग में पहले नोट रखिए। और इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, अनुवाद बनाने का नियम है। देखते हैं अनुवाद बनाने का नियम मतलब क्या, सेंटेंस को मतलब ट्रांसलेट करने का नियम, मतलब किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नियम क्या होता है। तो जो ये कहेगा ना, आप वही काम करेंगे ना, तो बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, किसी भी हिंदी वाक्य में, मतलब हिंदी का कोई भी वाक्य हो, कोई भी कर्म हो, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी कर्म हो, कोई भी पर्सन हो, तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। पहले किसका लिखते हैं, तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, साथ में बिंग लगाते हैं। तो याद रखिएगा ध्यान से, फिर से, कोई भी कर्म हो, कोई भी पर्सन हो, तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाज वेयर और प्लस बिंग का प्रयोग करते हैं, ये पहला काम। दूसरा काम बोल रहा है कि उसके बाद जो है ना, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, देखिए पहले कर्म की अंग्रेजी, फिर वाज वेयर प्लस बिंग का प्रयोग, उसके बाद करें क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, हमेशा वॉइस में क्रिया का तीसरा रूप ही होता है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे। मतलब इसमें कर्ता की अंग्रेजी सबसे बाद में लिखा जाता है, सब्जेक्ट का सबसे बाद में लिखा जाता है। चलिए एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, तुम्हारे द्वारा उसे पीटा जा रहा था। देख सकते हैं, पहले लिखा है तुम्हारे द्वारा उसे पीटा जा रहा था। देखिए अब ध्यान समझने की कोशिश करिए, तुम्हारे द्वारा उसे पीटा जा रहा था, ये जो तुम है ना, तुम, ये खुद काम नहीं कर रहा था। ठीक है, या फिर जो बोल रहा है, जो भी बातें बोल रहा है कि तुम्हारे द्वारा ये पीटा जा रहा था, वो खुद काम नहीं कर रहा, बल्कि इसके द्वारा पीटा जा रहा था। ठीक है, ये बोल रहा है। चलिए तब देखिए ध्यान से बनाएं कैसे। अब जो किसको पीट रहा था, ये किसको पीट रहा था, तो ये पीट रहा था, देखिए ध्यान से, इसको पीट रहा था, उसे। तो उसे का देखिए, ये तो ऑब्जेक्ट रूप है, लेकिन हमें ना इसका सब्जेक्ट रूप लेना है, क्योंकि हमें पहले कर्म का ही लेना है। जैसे देखिए कर्म को ना हम, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, तो देखिए ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट फॉर्म होता है वही लिखेंगे। ठीक है, मतलब इसको सब्जेक्ट वाला ही फॉर्म में लिखेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लेके आने से इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, तो उसे का सब्जेक्ट का फॉर्म होता है ही। ठीक है, दूसरी बात, कर्म तो हो गया, वाज वेयर का प्रयोग करें। अब ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है कि वेयर लगता है, तो आप कहेंगे वाज लगता है, तो मैंने वाज लगा दिया। उसके बाद बिंग कहा था उसने, साथ में बिंग लगाना है। बिंग किस लिए, रहा रही के लिए, तो बिंग लगा दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद देखिए बिंग के बाद क्या करता है, बिंग के बाद कह रहे क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। इसमें देखेंगे ना, इस पूरे वाक्य में हम ये देखेंगे कि कौन है जो क्रिया है। तो आप देख सकते हैं, जाना पीटना, पीटा जा रहा था ना, पीटा, तो पीटना क्या है, एक क्रिया है। तो पीटना का मीनिंग क्या होता है, बीट होता है। बट तीसरा रूप क्या होता है, तीसरा रूप बीटेन होता है, इसलिए यहाँ पे बीटेन लिखा गया है। बीटेन हो गया, इतना पीटना काम खत्म। अब बचा कौन है, तो बच गया, देखिए ये द्वारा बच गया। द्वारा क्या होता है, बाई होता है। चलिए उसके बाद तुम्हारे का, तो तुम्हारा देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन बट हमें इसका ऑब्जेक्ट लिखना है। तुम्हारे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तुम्हारे का ऑब्जेक्ट यू होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए तो
यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी ना आए तो देख लीजिए एक बार फिर से। पहले लिखते हैं कर्म का, तो पहले मैंने कर्म का लिख दिया, ठीक है। दूसरा लिखते हैं वाजपेय का, तो मैंने वाजपेय का लिख दिया। फिर तीसरा कह रहा था बिंग का प्रयोग करो, बिंग का प्रयोग कर दिया। उसके बाद कह रहा है क्रिया का तीसरा रूप लिखो, तो मैंने क्रिया का तीसरा रूप लिख दिया। उसका बाई का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार हमारा देखिए अनुबाद बनने का नेम क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए क्या, जितनी मैंने बातें हिंदी में बताई वो यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा गया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये आप स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। यदि आप स्ट्रक्चर पूरा याद कर लें तो ज़रूरत नहीं है इतना हिंदी याद करने की, वो आराम से याद हो जाएगा। देखिए कैसे, समझिए कैसे समझता हूँ। पहले किसका, तो पहले कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होता है, तो पहले ऑब्जेक्ट का कर लो, फिर वाजपेय का कर लो, फिर बिंग का कर लो, फिर क्रिया का तीसरा रूप लिखो, फिर बाई का प्रयोग करो, फिर सब्जेक्ट लिखो। जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो इतना इस स्ट्रक्चर में पूर्ण रूप से सम्मिलित है, बस आपको ध्यान देकर याद करना पड़ेगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम अगला देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो आप देखिए सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और यदि आपसे कोई ये पूछे कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जब वाक्य के बीच में नहीं लगा हो तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपका इस नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन है। बट हमें यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि वॉइस हम पढ़ रहे हैं, अब वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, और वॉइस के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको क्या करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का नियम होगा, ना कि नेगेटिव सेंटेंस का क्या कहते हैं, उसका परिभाषा होगा। यानी चलिए देखते हैं। तो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, देखते हैं। जब वाक्य के बीच में नहीं लगा हो, जब वाक्य के बीच में नहीं लगा हो तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, फिर नोट का करते हैं, फिर बिन का करते हैं। मतलब वाज वेयर प्लस नोट प्लस बिन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। यही कह रहा है। अब एग्जाम्पल से इसको अच्छे समझते हैं। देखिए क्या लिखा है एग्जाम्पल में, तुम्हारे द्वारा गेंद नहीं खेला जा रहा था। देख सकते हैं यहाँ पे, तुम्हारे द्वारा गेंद नहीं खेला जा रहा था। अब देखिए पहला बात कि नहीं लग गया, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। और देखिए लास्ट से रहा था रही लगा तो पहचान में आ रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और नहीं लगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, और ये वॉइस है। तो देखिए तो हो गया, तुम्हारे द्वारा गेंद नहीं खेला जा रहा था। अब इसको बनाया जाए। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले उसने कहा कि कर्म लिखिए, सबसे पहले कर्म। तो कर्म कौन सा है इसमें, पूरे इस वाक्य में, पूरे सेंटेंस में कर्म कौन सा है, तो गेंद है। कोई भी वस्तु होगा उसे कर्म कहते हैं। अब गेंद को गिन सकते हैं, इसलिए उसके पहले ए लगा दिए, तो ए बॉल हो गया। उसके बाद कहा वाज पर का प्रयोग करो, एक नाम के साथ वाज लगता है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, वाज लगा दिया। अब 3 नंबर पर हम लोग को पता है कि नोट होता है, फिर भी नहीं पता तो यहाँ पे करें कि वाज वेयर के बाद किसका प्रयोग करें, नोट का प्रयोग करें, तो हम नोट का प्रयोग कर दिए। अब उसके बाद कह रहा है कि बिंग का प्रयोग करें, तो फिर मैंने क्या कर दिया, रहा रहाई के लिए बिंग का प्रयोग कर दिया। उसके बाद कहा गया कि क्रिया का तीसरा रूप लिखे, उसका कहा यहाँ पे क्या आ गया, क्रिया का तीसरा रूप लिखे। तब क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। पहले हमें पहचानना होगा कि इसमें क्रिया कौन सा है। तो देखिए इसमें खेलना क्रिया है, खेलना का मीनिंग होता है प्ले, लेकिन तीसरा रूप होता है प्लेट, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, प्लेट लिखा गया। और द्वारा के लिए क्या लिखा गया, आपके लिए बाई लिखा गया, और तुम्हारे का मीनिंग यू हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार, पहले कर्म का अंग्रेजी लिख दिया, फिर वाज वेयर का प्रयोग कर दिया, फिर नोट का प्रयोग कर दिया, फिर बिंग का प्रयोग कर दिया, फिर क्रिया का तीसरा हो गया, फिर बाई हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। सही सब सही है। उसके बाद देखिए इसका एक स्ट्रक्चर जो बाकी है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी लैंग्वेज को इतना शॉर्ट में याद कर किया जा सकता है। देखिए पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, तब वाज वेयर लिखिए, तब नोट लिखिए, तब बिंग लिखिए, तब क्रिया का तीसरा लिखिए, तब बाई लिखिए, तब सब्जेक्ट लिखिए। ये सबसे आसान नियम होता है। आप इसको याद कर लें कि पहले पहले कौन है और किसका किसका इस्तेमाल पहले करना है। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस भी ख़त्म हुआ। आगे देखते हैं। अगला आपके पास है एक और अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए यदि आपसे कोई पूछता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर ये कोई पूछे, डेफिनेशन पूछे तो, बट यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है वॉइस में, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी माय मिस्टेक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चल देखते हैं। तो कह रहा है, देखिए जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो, देखिए जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो पहले
वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पूरा नियम बदल गया। ये क्या भाई साहब जो है ना बहुत अमीर आदमी है, इतने अमीर आदमी कि जिस वाक्य में चल जाते हैं बोलते हैं भाई पहले मेरा प्रयोग करो, मेरा नियम का पालन करो। तो इनका नियम ये कहता है कि अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखा जाता है। जैसे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वेयर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें वाज वेयर इनको पहले चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम पहले वाज वेयर का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद कर्म का तुम लिख सकते हो, यानी कि कर्म का 2 नंबर पे आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि नोट का प्रयोग करें, नोट हमेशा 3 नंबर पे रहता है तो पक्का है। और उसके बाद बिन का प्रयोग करें, ठीक है, ये हमें काम करना है। चलिए, और उसके बाद कह रहे हैं कि बिन का हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि क्रिया का तीसरा रूप लिखे, फिर बाई का प्रयोग करें, फिर सब्जेक्ट का लिखें। चलिए, नियम यही कह रहा है फिर से कि जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो पहले वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद नोट प्लस बिन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। यानी कि हमारा नियम भी यही कह रहा है। चल देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे में देखिए, क्या उसके द्वारा घर बेचा जा रहा था, ये देखिए ये क्वेश्चन कोई कह सकता है कि क्या उसके द्वारा घर बेचा जा रहा था, तो बोलेगा नहीं, या फिर ऐसे बोल सकता है, जो भी हो वो बोल सकता है। चलिए, तो क्या उसके द्वारा घर बेचा जा रहा था, ये क्वेश्चन हो गया ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो क्या लगा हुआ है तो देखिए ध्यान से, जब भी क्या लगा हो तो पहले किसका प्रयोग करते हैं, वाज वेयर का। हम इसमें देखेंगे वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे उसके द्वारा है तो उसके के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, तो यहाँ पे याद रखिए वाज लगेगा, तो क्या हो गया वाज। अब देखिए ध्यान से, क्या बेचा जा रहा था, वो घर था, तो घर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लिखते हैं जस्ट ए हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ऑब्जेक्ट हो गया द होम, वाज द होम। और इस रहा के लिए क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे। और देखिए बेचना का क्या होगा, बेचना का होगा सेल होता है फर्स्ट रूप, और तीसरा होगा सोल्ड। उसके द्वारा का होता है बाई, और उसके का मीनिंग होता है हिम। ठीक है, फिर एक बार फिर से देखिए, क्या उसके द्वारा घर बेचा जा रहा था, क्या लगा हो इसलिए वाज वेयर पहले प्रयोग करेंगे, फिर दोनों पे कर्म का लिखेंगे द हाउस, अब बिंग में लिखेंगे रहा के लिए, सोल्ड लिखेंगे बेचना के लिए, और हिम लिखेंगे उसे के लिए। चलिए, इस प्रकार आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ख़त्म हुआ। और इसका एक स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या कहता है, जब इंट्रोगेटिव होगा, जब क्या लगा होगा तब पहले वाज वेयर का प्रयोग करिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बिंग, क्रिया का तीसरा रूप, बाई, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। अपने बच्चे को सिखाएं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। चलिए, तो याद रहे कि हमेशा याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपको ये ना समझ में आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपना एक लास्ट बच्चा है इसका, अपना वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और इसके बाद आपका क्या होगा कि वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म हो जाएगा। देखते क्या है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको ना हम WH फैमिली भी कहते हैं, WH फैमिली सेंटेंस भी कहते हैं। चलिए देखिए, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ, किधर लगा हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए अब समझिए, ये जो है ना कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ, ये भाई क्या वाले से भी बड़े डॉन हैं। ये कहते हैं कि हम चाहे शुरू में रहे या चाहे बीच में रहे, कहीं पर भी अगर हम आ गए, हमारा नाम है क्वेश्चन वर्ड, अगर हम आ गए तो भाई सब काम छोड़ो, पहले मेरा प्रयोग करो। यानी कि देखिए कह रहे ये सबको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो यदि किसी भी वाक्य के बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्वेश्चन वर्ड लगाओ, क्वेश्चन वर्ड, किसी भी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, और वाज वेयर के बाद कर्म का प्रयोग करते हैं, और कर्म के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बिंग का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, और उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। याद रखें, इतना ये नियम है। आप चाहें तो बढ़िया से इसको फेयर कर ले और इसको याद कर ले और अच्छे से समझ ले कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव होता क्या है। देखिए, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या लगा हो तो पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का, फिर हम प्रयोग करते हैं वाज वेयर का, फिर हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का, फिर हम करते हैं नोट का, बिंग का, और उसके बाद लेते हैं क्रिया का, और क्रिया के बाद देखते हैं बाई का, बाई के बाद सब्जेक्ट का। वहाँ पे देखिए इस यहाँ पे ना सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे कर्म लिखते हैं, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं पहले। चलिए
ठीक है, अब देखते हैं इससे एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल देख क्या है, आपके द्वारा कब उसे पीटा जा रहा था। कोई लड़का है, उसे पीटा जा रहा था और ये पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा कब उसे पीटा जा रहा है, कब उसे पीटा जा रहा था, आपके द्वारा कब उसे पीटा जा रहा था। जब द्वारा लग गया तो ये तो वॉइस होगा ही होगा, और यहाँ पे रहा था रहित लगता है पास्ट कंटिन्यूअस है ही। बनाएंगे, देखिए कैसे। पहले तो भाई ये कब क्यों कैसे कहीं पर भी लगाओ, बीच में शुरू में कहीं पर भी लगाओ, पहले कब क्यों कैसे का मीनिंग लिखा जाता है। यदि आपको कब का मीनिंग नहीं पता तो यहाँ पे देख सकते हैं कब का मीनिंग क्या है, वेन है। यहाँ पे कब का मीनिंग क्या हो गया, वेन। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं क्वेश्चन वर्ड तो हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद होता है वाज वेयर। तो हम यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आपके के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है, तभी सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे उसे है ना, उसे पीटा जा रहा था, तो हमें कर्म से देखना है। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट से नहीं देखना है बल्कि कर्म से देखना है, क्योंकि हमारा पूरे वॉइस में कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कर्म के अनुसार यहाँ पे इजमर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, सेल बिल का प्रयोग होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखा है उसे पीटा जा रहा था। तो यहाँ पे उसे है ना, उसे, तो ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या लगता है, वास लगता है। ठीक है, और उसका उसे का मीनिंग क्या हो गया, ही। और यहाँ पे रहा का मीनिंग क्या हो गया, बीइंग। और उसका हो गया पीटना का मीनिंग क्या होता है, बीट। और क्रिया का मतलब क्या होता है, बिटेन। बिटेन हो गया। अब चलिए, द्वारा के लिए क्या लगा दिए, बाई का प्रयोग कर दिए, और आपके के लिए क्या लगा दिए, यू लगा दिए। एक बार फिर से, आपके द्वारा कब उसे पीटा जा रहा था। कब का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद कहा तो उसने वाज वेयर का प्रयोग करे, तो फिर वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर जो कर्म है, कर्म का लिखेंगे, तो कर्म का यहाँ पे ही लिख दिया। और उसके बाद जो नियम है, जैसे कि रहा के लिए क्या होता है, बिंग होता है, तो बिंग लगा दिया। और पिटना का मीनिंग बिट होता है, बिट लगा दिया। द्वारा का मीनिंग बाई होता है, बाई लगा दिया। और इसके द्वारा इसलिए यहाँ पे यू लगा दिया। चलिए, तो मेरे ख्याल समझ चुके होंगे, सबके समझ चुके होंगे पूरा पास्ट कंटिन्यूअस मैंने बताया आपको। देखिए, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो मैं आपको एक हिंदी में ट्रांसलेशन बोलूँगा, उसको आप इंग्लिश में करके लाएंगे। सीता के द्वारा रोटी बनाई जाती है, आप इसे लिख लो। सीता के द्वारा रोटी बनाई जाती है। अगर आपको सही बनाना है तो इसका पक्का बनाकर इसको कमेंट करें। यदि आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखा है तो पक्का आपको समझ में आया होगा और आप इसको बना सकते हैं। एक और लीजिए, मोहन के द्वारा तुम्हें नहीं पीटा जा रहा है। तो मोहन के द्वारा तुम्हें नहीं पीटा जाता है, इसको भी बना के लाइएगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन बना के लाइएगा और कमेंट कर दीजिएगा। देखिए मैं देख लूँगा, अगर कोई गलत हो तो मैं बता भी दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका पूरा WH फैमिली है। WH फैमिली का चाहे QW फैमिली का, ये अगर पूरा WH फैमिली याद कर लेते हैं तो आपका कभी दिक्कत नहीं होता है ट्रांसलेशन बनाने में। ठीक है, तो इतना पे याद कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो गया, पूरा ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे आपका पूरा पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया जी, ख़त्म हो गया। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके पास, देखिए RK सिन्हा का जो ग्रामर का बुक होता है उसमें वॉइस दिया हुआ है, ट्रांसलेशन होता है ना, ट्रांसलेशन RK सिन्हा का सीनियर ट्रांसलेशन भी होता है, उसमें भी लास्ट में वॉइस दिया है। तो आप चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना के लाइएगा। अगर बन जाए तो एक एक्सरसाइज बना के लाइएगा, मैं कल मिलवा दूँगा। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।